आज की हमारी टॉपिक है एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। तो एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी क्या है, ये जानने के लिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लें कि अभी तक हम लोगों ने क्या जाना। तो हम लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स की सारी बातें, सारी इवेंट जानी, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन इवेंट और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। साथ में हम लोगों ने फ्रूट और सीड पर भी जानकारी लिया। अब हमें एक स्पेशल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसे हम लोग एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी के नाम से जानते हैं, उसे जानने के लिए आज हम लोग उपस्थित हैं। वास्तव में यह एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी क्या है, तो यह आप जानें कि ये एसेक्सुअल मीन्स का रिप्रोडक्शन है जो सेक्सुअल मीन्स के रिप्रोडक्शन के साथ मिमिक करता है। तो इस बातों में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बार बार यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एपोमिक्सिस शब्द ही ऐसा है, एपो मीन्स नहीं, मिक्सिस मने सिनगैमी, क्योंकि सिनगैमी का सिनोनिम्स आपने पहले भी जाना होगा कि एपोमिक्सिस का सिनोनिम मतलब आपने पहले भी ये जाना होगा फर्टिलाइजेशन, क्योंकि सिनगैमी यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट को हम लोग एम्फीमिक्सिस कहते हैं, और अभी जानने जा रहे हैं हम लोग एपोमिक्सिस। इसलिए एपोमिक्सिस और एम्फीमिक्सिस में आप कभी भी कंफ्यूज नहीं करेंगे। आइए अब देखिए, इंट्रोडक्शन के तौर पर हमने 5 पॉइंट लिया है। पहला पॉइंट है कि एपोमिक्सिस डिराइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड एपो एंड मिक्सिस। एपो मीन्स अवे फ्रॉम एंड मिक्सिस मीन्स एक्ट ऑफ मिक्सिंग और मिंगलिंग, इंटरमिंगलिंग, आपस में मिलना। एपोमिक्सिस इज ए टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन in which sexual organ of related structure take part but seed are formed without union of gamete। ध्यान से देखें कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेने वाले सेक्सुअल ऑर्गन या उनसे निकले हुए स्ट्रक्चर भाग लेते हैं, लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। द डिस्कवरी ऑफ दिस फेनोमेनन इज क्रेडिट टू द ल्यूवेनहॉक। याद है ल्यूवेनहॉक, वही सेल थियरी वाले, शेल वाले, जिन्होंने शेल के बारे में बताया था। एज अर्ली एज 1719 इन साइट्रस सी, नींबू में, द जीनोटाइप ऑफ एम्ब्रियो and resulting plant will be same as the seed parent। मतलब कि यहां पर क्या है, मिक्सिंग ऑफ जीन की संभावना नहीं है, पेरेंट से सीधे कैरेक्टर ऑफ स्प्रिंग में आते हैं। यह एक बहुत बड़ी एडवांटेज है एग्रीकल्चर के क्षेत्र में। दिस इज द क्लोनल सीड प्रोपगेशन, यानी ये क्या है, एसेक्सुअल मीन्स का रिप्रोडक्शन है जो सेक्सुअल मीन्स के साथ मिमिक करता है। यह बात हमेशा जाने। अब देखिए कि यह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो आपने पढ़ा था इनिशियली हमसे, तो उसमें आपने 2 बात जाना था, एस्पोरुलेशन एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। लेकिन एंजियोस्पर्म के केस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 है। एक का नाम है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जो भली भांति आप जानते हैं, और ये दूसरा है एपोमिक्सिस, ए काइंड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये बात आपको समझ में आई, एंड पैरेलल टू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। एपोमिक्सिस 2 तरह के हो सकते हैं, गैमीटोफाइटिक एपोमिक्सिस एंड स्पोरोफाइटिक एपोमिक्सिस। यानी कि एपोमिक्सिस या एपोमिक्टिक सीड के प्रोडक्शन में अगर गैमेटिक सेल या गैमेटिक टिश्यू भाग लेते हैं तो गैमेटोफाइटिक एपोमिक्सिस, और स्पोरोफाइटिक सेल अगर भाग लेते हैं तो स्पोरोफाइटिक एपोमिक्सिस। यानी आपके शब्दों में
अगर डिप्लोइड सेल भाग लेके एपोमिक्सिस का निर्माण हो तो नाम होगा क्या? स्पोरोफाइटिक एपोमिक्सिस। और हैप्लॉइड सेल अगर भाग ले एपोमिक्सिस करने में या एपोमिक्टिक सीड बनाने में तो नाम होगा गैमीटोफाइटिक एपोमिक्सिस। बातें हमारी क्लियर होनी चाहिए। कहता है इफ द अनरिड्यूस्ड सेल गिव राइज टू मेगा गैमीटोफाइट। अनरिड्यूस रिड्यूस कैसे होता है? मियोसिस के द्वारा कोई भी रिड्यूस होता है सेल। तो अनरिड्यूस्ड यानी डिप्लोइड सेल गिव राइज टू ए मेगा गैमीटोफाइट, देन गैमीटोफाइटिक एपोमिक्सिस। इफ द अनरिड्यूस्ड सेल give rise directly to embryo then the sporophytic apomixis। यही बात जो हमने अभी समझाया कि अगर यह अनरिड्यूस्ड सेल जो है डायरेक्टली एम्ब्रियो का विकास करे, एम्ब्रियो डिप्लोइड होगा। कैसा होगा? डिप्लोइड होगा। तो वो उस तरह के एपोमिक्सिस का नाम है स्पोरोफाइटिक एपोमिक्सिस। लेकिन अगर ये अनरिड्यूस्ड सेल मेगा गैमीटोफाइट का निर्माण करे, माने फीमेल गैमीटोफाइट का निर्माण करे, एम्ब्रियो शैक का निर्माण करे, तो यहां इसका नाम क्या हो जाएगा? गैमीटोफाइटिक एपोमिक्सिस। अब एपोमिक्सिस को हम लोग दो तरह से देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ साइट ऑफ ऑरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंटल पैटर्न। आइए देखते हैं टाइप ऑफ एपोमिक्सिस। तो आपने अभी मोटे तौर पर यह जाना कि एपोमिक्सिस दो तरह के होते हैं। एक का नाम है गैमीटोफाइटिक एपोमिक्सिस और दूसरे का नाम है स्पोरोफाइटिक एपोमिक्सिस। तो गैमीटोफाइटिक एपोमिक्सिस कितने तरह के हो सकते हैं यह बात जानिए। तो इसमें पहला है डिप्लोस्पोरी, दूसरा है एपोस्पोरी और तीसरा है एंड्रोजेनेसिस। उसी तरह स्पोरोफाइटिक एपोमिक्सिस कितने तरह के हो सकते हैं? तो पहला है एडवेंटिटियस एम्ब्रियोनी, दूसरा है पार्थेनोजेनेसिस और तीसरा है एपोस्पोरी। अब इन टर्मों को मैं धीरे धीरे समझाऊंगा। सबसे पहले गैमीटोफाइटिक एपोमिक्सिस, तो पहले भी जानते हैं कि अनरिड्यूस्ड सेल गिव राइज टू ए मेगा गैमीटोफाइट। स्पोरोफाइटिक, अनरिड्यूस्ड सेल गिव राइज डायरेक्टली टू एन एम्ब्रियो। अगर फीमेल गैमीटोफाइट का विकास हो अनरिड्यूस्ड सेल से तो नाम क्या होगा? गैमीटोफाइट, गैमीटोफाइटिक एपोमिक्सिस। लेकिन अगर अनरिड्यूस्ड सेल से सीधे एम्ब्रियो का विकास हो तो क्या नाम होगा? स्पोरोफाइटिक एपोमिक्सिस। अब डिप्लोस्पोरी किसे कहते हैं? द एम्ब्रियो सैक यानी मेगा गैमीटोफाइट या फीमेल गैमीटोफाइट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द मेगा स्पोर मदर सेल either directly by mitosis or after interrupted meiosis। कि मियोसिस के एब्रैप्शन से पैदा हो या डायरेक्टली माइटोसिस के द्वारा पैदा हो जाए। एम्ब्रियो सैक किससे ओरिजिनेट हो? मेगा स्पोर मदर सेल। बात को ध्यान दीजिएगा, मेगा स्पोर मदर सेल में रिडक्शन डिवीजन जब होगा तो 3 सेल मर जाएंगे और 1 सेल मेगा फंक्शनल मेगा स्पोर बनाएगा। तो कहता है कि यहां मियोसिस ना हो, माइटोसिस के द्वारा ही अगर वह क्या बना दे? एम्ब्रियो सैक का निर्माण कर दे तो इसे क्या कहेंगे? डिप्लोस्पोरी। बातें समझ में आई? बिल्कुल। अगर क्लियर, फिर से एक बार जान लीजिए कि डिप्लोस्पोरी का मतलब यह हुआ कि एमएमसी मेगा स्पोर मदर सेल विदाउट अंडरगोइंग मियोसिस डायरेक्टली डेवलप इनटू एम्ब्रियो सैक। क्लियर? अब आइए एपोस्पोरी। द एम्ब्रियो सैक ओरिजिनेटेड फ्रॉम न्यूसिलर सेल, द मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म ऑफ एपोमिक्सिस इन हायर प्लांट। अब एम्ब्रियो सैक का निर्माण यहां एमएमसी से नहीं, मेगा स्पोर मदर सेल से नहीं, न्यूसिलर सेल। वास्तव में मेगा स्पोर मदर सेल भी क्या है? न्यूसिलर सेल ही है, क्योंकि उसका भी डेवलपमेंट न्यूसिलस से होता है। लेकिन किसी भी न्यूसिलर सेल का डेवलपमेंट अगर एम्ब्रियो सैक के रूप में हो जाए, और इस तरह की कंडीशन हायर प्लांट्स में ज्यादा पाए जाते हैं, कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल एम्ब्रियो सैक। यह कहने वाला था
कि अगर मान लीजिए कि न्यूसिलस में जो एक एमएमसी है वो मियोसिस के अंदर जाकर के और एक एम्ब्रियो शैक का निर्माण करेगा, फीमेल गैमीटोफाइट का निर्माण करेगा, लेकिन उसके अलावे दूसरे न्यूसिलर सेल वी अगर एम्ब्रियो शैक का निर्माण करे, बिना मियोसिस का निर्माण करे, तो इस प्रकार एक से ज्यादा एम्ब्रियो शैक का निर्माण हो जाएगा ओव्यूल के अंदर। कुछ समझ में आ रहा है? तो ये बिना मियोसिस के, बिना रिडक्शन के एम्ब्रियो शैक का निर्माण होना नाम क्या हुआ? एम्फीमिक्सिस। लेकिन एक नॉर्मल शेड्यूल एम्ब्रियो के अलावा एम्फीमिक्सिस से बना हुआ एम्ब्रियो जो कि ओव्यूल में एक से ज्यादा एम्ब्रियो का निर्माण कर दिया, यह कंडीशन कहलाती है पॉलीएम्ब्रियोनी। अब समझा आपने बात कि एम्फीमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी, एक से ज्यादा एम्ब्रियो बना तो पॉलीएम्ब्रियोनी। बना कैसे? तो अगर विदाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बना तो एम्फीमिक्सिस। क्लियर? अब एक तीसरा टर्म है एंड्रोजेनेसिस, नाम से ही स्पष्ट हो रहा होगा लेकिन जान ले। एंड्रो मीन्स मेल। मेल गैमिट या मेल गैमीटोफाइट का सेल अगर सीड का निर्माण करते, सुनने में आश्चर्य लगता हो, ऐसा होता है। आपने पढ़ा है कि पॉलन ट्यूब जब जर्मिनेट करेगा तो उसके अंदर ट्यूब न्यूक्लियस के अलावे जनरेटिव सेल जो मेल गैमिट के रूप में डेवलप करके जाता है। यही सेल अगर सीड के निर्माण में भाग ले ले तो एंड्रोजेनेसिस। तो एपोमिक्सिस का एक तरीका यह भी है एंड्रोजेनेसिस। आइए जानते हैं एंड्रोजेनेसिस। द एम्ब्रियो सैक ओरिजिनेटेड फ्रॉम जनरेटिव न्यूक्लियस ऑफ पॉलन ट्यूब। समझ गए? एम्ब्रियो सैक ओरिजिनेटेड फ्रॉम generative nucleus of pollen tube cells. The most common mechanism of apomixis in higher plants, characterized by the presence of multiple embryo sac. फिर क्या हो गया? एक से ज्यादा एम्ब्रियो sac, फिर यह लीड करेगा पॉलीएम्ब्रियोनी। सेमीगैमी, the haploid sperm nucleus enter the egg but does not fuse with haploid egg nucleus. Each nucleus divide independently, creating a haploid embryo that contains sector of male and female origin. मतलब समझे कि न्यूक्लियस गया, मेल गैमिट का न्यूक्लियस एक के न्यूक्लियस के पास गया, फ्यूज नहीं हुआ और दोनों मल्टीप्लाई कर रहा है। और दो इस प्रकार का अगर एम्ब्रियो बना तो मल्टीप्लाई करना माने माइटोटिकली दोनों डेवलप कर रहा है, तो पूरा एम्ब्रियो में कुछ पोर्शन जो होगा वो मेल पेरेंट के जैसा होगा और कुछ पोर्शन जो होगा वो फीमेल पेरेंट्स के। है ना नोवेल फेनोमेना? इसे हम लोग कहते हैं सेमीगैमी। क्या नाम होगा? सेमीगैमी। आते हैं कि साइट ऑफ ओरिजिन। कि साइट ऑफ ओरिजिन क्या है, कैसे एपोमिक्सिस कहां कहां। तो साइट ऑफ ओरिजिन के आधार पर एपोमिक्सिस, ऐसे जनरल आपने एपोमिक्सिस दो तरह का देखा था, गैमीटोफाइटिक और स्पोरोफाइटिक। अब आइए देखिए साइट के आधार पर। नॉन रिकूरेंट, रिकूरेंट, एडवेंटिटियस। नॉन रिकूरेंट, embryo develop from any cell of embryo sac। तो ये एम्ब्रियो कैसा होगा? हैप्लोइड होगा। हैप्लोइड। अब ये नॉन रिकूरेंट जो आपने देखा एपोमिक्सिस, ये दो तरह के, हैप्लोइड पार्थेनोजेनेसिस और हैप्लोइड एपोगैमी। एम्ब्रियो डेवलप फ्रॉम एक सेल विदाउट फर्टिलाइजेशन। अगर एक सेल सीधे एम्ब्रियो में डेवलप हो जाए तो हैप्लोइड पार्थेनोजेनेसिस। कंफ्यूज मत करिएगा, डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस अलग होता है, फिर मैं चर्चा करूंगा। आप केवल समझिए हैप्लोइड पार्थेनोजेनेसिस। हैप्लोइड पार्थेनोजेनेसिस
एम्ब्रियो डेवलप फ्रॉम एक सेल। एम्ब्रियो कहां से डेवलप करता है? एक सेल से। हैप्लॉइड एपोगैमी या इसको कहते हैं हम लोग स्यूडोगैमी। एम्ब्रियो डेवलप फ्रॉम सिनर्जिड और एंटीपोडल सेल। समझ में आ गया कि एम्ब्रियो सैक में यही तीन संरचनाएं हैं। एंटीपोडल सेल होगा, या तो फिर सिनर्जिड सेल होगा, या एग होगा। तो इन तीनों की ओरिजिन, अगर ये तीनों एम्ब्रियो सैक में बढ़े तो नन रिकूरेंट एक स्ट्रक्चर बच रहा है। वो क्या है? पोलर न्यूक्लियाई। तो ध्यान में रखें कि नन रिकूरेंट में क्या होगा? या तो वह डेवलप करेगा एक सेल से, या तो सिनर्जिड से, या एंटीपोडल से। एक सेल से डेवलप किया तो उसका नाम हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस। अगर वो सिनर्जिड या एंटीपोडल सेल से डेवलप किया तो स्यूडोगैमी या हैप्लॉइड एपोगैमी। आइए समझते हैं रिकूरेंट एपोमेक्सिस। एम्ब्रियो सैक डेवलप विदाउट मियोसिस फ्रॉम डिप्लॉइड सेल। आया? अनरिड्यूस्ड। अब ये दो तरह के हैं, डिप्लोस्पोरी और एपोस्पोरी। एम्ब्रियो सैक डेवलप फ्रॉम डायरेक्टली एमएमसी मेगास्पोर मदर सेल, आप जान चुके हैं। एपोस्पोरी एम्ब्रियो सैक डेवलप फ्रॉम एनी वेजिटेटिव सेल ऑफ ओव्यूल, देन एम्ब्रियो इज डेवलप फ्रॉम डिप्लॉइड एग सेल। एपोस्पोरी भी समझे और डिप्लोस्पोरी, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब क्या एडवेंटिटियस एम्ब्रियोनी, समझाना कुछ नहीं। एडवेंटिटियस का मतलब जानते हैं? नन शेड्यूल्ड। एडवेंटिटियस रूट आपने जाना हो, नन शेड्यूल्ड। तो एडवेंटिटियस एम्ब्रियोनी स्पोरोफाइटिक बडिंग एम्ब्रियो डायरेक्टली डेवलप फ्रॉम न्यूसिलस और इंटेगमेंट विदाउट प्रोडक्शन ऑफ एम्ब्रियो सैक। यही बहुत महत्वपूर्ण है और यही आपको एंजियोस्पर्म में प्रोमिनेंट देखा गया, मैंगो और साइट्रस में। ये एडवेंटिटियस एम्ब्रियोनी। आइए अब आपको डिटेल मैकेनिज्म में बता दूं ये पूरी की किस तरह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इस पूरी संरचना को आप समझ रहे हैं। ये देखिए यहाँ एम्ब्रियो सैक बना हुआ है जिसमें ऊपर की ओर ये क्या है? एग ऑपरेटस है, और नीचे की ओर क्या है? एंटीपोडल सेल। आप पूछेंगे ऐसा क्यों? अभी अनडेवलप स्टेज में है ये, फिर जैसा आप चाहेंगे वैसा हो जाएगा। अब देखिए इसमें हम यहाँ पर चार बिंदुओं को समझाना चाह रहे हैं। पहला एंड्रोजेनेसिस, जो आप समझे हुए हैं, क्योंकि यहां इसलिए समझाना चाह रहे हैं कि एंड्रोजेनेसिस भी दो प्रकार के, हैप्लॉइड एंड्रोजेनेसिस, डिप्लॉइड एंड्रोजेनेसिस। दूसरा पार्थेनोजेनेसिस, क्योंकि आप लोग बहुत कंफ्यूज करते हैं पार्थेनोजेनेसिस, पार्थेनोकार्पी। इवन तो यहां तक टीचर पूछते हैं बायोलॉजी के हमसे कि क्या प्लांट में भी पार्थेनोजेनेसिस होता है? नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी में लिख दिया है टर्की में, बर्ड्स में कहां कहां पार्थेनोजेनेसिस होता है। साहब पार्थेनोजेनेसिस दूसरी प्रक्रिया है, पार्थेनोकार्पी दूसरी प्रक्रिया है। कार्प मीन्स फ्रूट। तो आप लोग कम से कम कंफ्यूज नहीं होंगे। तो पार्थेनोजेनेसिस में भी दो बातें हमने लिया है, हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस, डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस। एपोस्पोरी में भी दो बात लिया है, हैप्लॉइड एपोस्पोरी और डिप्लॉइड एपोस्पोरी। ये हैप्लॉइड और डिप्लॉइड का क्या प्रॉब्लम है, इसको समझाने के लिए हमने इस फिगर का यहां पर आवश्यकता महसूस किया है और इसका सहायता ले रहा हूं। आप देखें सबसे पहले एंड्रोजेनेसिस। एंड्रोजेनेसिस में कहता है कि पोलन ट्यूब जर्मिनेट, आप भी जानते हैं पोलन ट्यूब जर्मिनेट करता है, लीड टू हार्मोनल ट्रिगर। और पोलन ट्यूब जर्मिनेट करने के लिए जिबरेलिन और ऑक्सिन कहां पर? पिस्टिल के स्टिग्मा पर गिरते रहता है, स्टाइल में गिरता रहता है। ये सारी बातें आप जानते हैं, पीछे को वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। तो लीड टू हार्मोनल ट्रिगर, जनरेटिव न्यूक्लियाई एक्ट एज एम्ब्रियो। अब जनरेटिव न्यूक्लियाई जो है मेल का, मेल गैमिट जिससे बनता है उसकी बात कर रहे हैं। जनरेटिव न्यूक्लियाई अब किसके जैसा काम करने लग रहा है?
तो इम्ब्रियो के जैसा, यानी इम्ब्रियो लाइक वो डेवलप करने लग रहा है। तो इस तरह के प्रक्रिया को एंड्रोजेनेसिस, और जनरेटिव सेल क्या है? हैप्लॉइड है, न्यूक्लियाई हैप्लॉइड है, इसलिए इसका नाम हैप्लॉइड एंड्रोजेनेसिस। देखिए फिगर में यह पॉलन ग्रेन है, पॉलन ट्यूब है, इसमें यहां पर ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस है और ये देखिए जनरेटिव न्यूक्लियस है। अगर ये जनरेटिव न्यूक्लियस इम्ब्रियो के जैसा काम करे तो हैप्लॉइड एंड्रोजेनेसिस। अब कहता है डिप्लॉइड एंड्रोजेनेसिस may lead to diploid androgenesis if both generative nuclei fuse। क्योंकि आप जानते हैं कि एक जनरेटिव न्यूक्लियाई दो भाग में टूटकर दो मेल गैमेट बनाता है। देखिए एक यहां पर जनरेटिव न्यूक्लियाई दिख रहा है और एक यहां पर, लेकिन कहता है कि अगर ये दोनों, देखिए यहां दोनों फ्यूज कर जाएं और फ्यूज करके तब इम्ब्रियो का निर्माण कर दें तो डिप्लॉइड होगा कि नहीं? देखिए दोनों फ्यूज कर रहा है यहां, तो ये डिप्लॉइड एंड्रोजेनेसिस। तो इस प्रकार आपने एंड्रोजेनेसिस समझा कि एंड्रोजेनेसिस क्या है, हैप्लॉइड एंड्रोजेनेसिस किसे कहते हैं, डिप्लॉइड एंड्रोजेनेसिस किसे कहते हैं। आगे बढ़ते हैं पार्थेनोजेनेसिस। अब देखिए, वन जनरेटिव न्यूक्लियस डीजनरेट दैट अदरवाइज हैज टू फ्यूज विथ एक सेल। कहता है कि अगर एक जो मेल का जनरेटिव न्यूक्लियस है उसकी ड्यूटी क्या है? एक सेल के साथ फ्यूज करना, और दूसरे का ड्यूटी क्या है? पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करना। अगर यह एक सेल के पास जाए, उसको ट्रिगर कर दे, इंड्यूस कर दे, लेकिन फ्यूज नहीं करे, डीजनरेट कर जाए, तो वहां पर एक सेल भी इम्ब्रियो में डेवलप होने लगता है। तो एक सेल हैप्लॉइड है इसलिए इम्ब्रियो हैप्लॉइड होगी, इसलिए इसका नाम हुआ हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस। अब दूसरा जनरेटिव सेल जो सेकेंडरी न्यूक्लियाई या पोलर न्यूक्लियाई के पास जाए और उनको भी इंड्यूस कर दे, लेकिन वहां पर वो क्या करे? डीजनरेट हो जाए, अपने डीजनरेट हो जाए। तो इस प्रकार सेकेंडरी न्यूक्लियाई जो आपस में फ्यूज कर डिप्लॉइड पोलर बॉडी जो वहां पोलर न्यूक्लियाई बने रहते हैं, वो अब क्या करेंगे? डिवाइड होना शुरू करेंगे, तो उनके सेल डिप्लॉइड होंगे और वो इम्ब्रियो बनाएंगे तो डिप्लॉइड इम्ब्रियो बनेगी। तो अगर वहां पर इम्ब्रियो का निर्माण हुआ तो इसे कहा गया डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस, और एग के इंडक्शन से पार्थेनोजेनेसिस हुआ तो हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस। वन जनरेटिव न्यूक्लियस डीजनरेट दैट अदरवाइज हैज टू फ्यूज विथ एग सेल। इट स्टिमुलेट एग सेल, एक सेल को स्टिमुलेट कर बिफोर डीजनरेशन एंड एग सेल डेवलप इनटू एम्ब्रियो। वही बात कि एक सेल के पास जाएगा, उसको इंड्यूस करेगा एक सेल को, लेकिन अपने डीजनरेट हो जाएगा, इसलिए वहां फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, सिनगेमी नहीं होगी, लेकिन एक सेल एम्ब्रियो में डेवलप करेगा और यह एम्ब्रियो हैप्लॉइड होगा, और इस प्रक्रिया का नाम होगा हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस। और जब another generative nucleus degenerate that otherwise has to fuse with polar nuclei, it stimulate polar nuclei before degeneration and polar nuclei develop into embryo, then called diploid embryogen parthenogenesis। ओके, बिल्कुल क्लियर हो गया? आगे चले। एपोस्पोरी, synergid or antipodal cell form embryo directly that lead to haploid apospory। any wall, मतलब wall का मतलब इंटेगमेंट, आउटर इंटेगमेंट या इनर इंटेगमेंट, any wall या इंटेगमेंट सेल from embryo form embryo directly that lead to diploid apospory। तो आप यहां पर समझ रहे हैं कि यही इंटेगमेंट आप देख रहे हैं। तो ये जो इंटेगमेंट है यहां है, ये जो इंटेगमेंट देख रहे हैं आप, इनर इंटेगमेंट ये और आउटर ये, तो ये इंटेगमेंट किसका पार्ट है? ओव्यूल का है। ओव्यूल स्पोरोफाइटिक होता है, इसलिए डिप्लॉइड सेल होंगे इसके। तो अगर ये इम्ब्रियो का विकास करे तो डिप्लॉइड एपोस्पोरी, लेकिन सिनर्जिड सेल की बात करें, एंटीपोडल सेल की बात करें तो ये हैप्लॉइड होते हैं।
अगर ये एम्ब्रियो का विकास करते हैं तो हैप्लोइड एपोस्पोरी। तो ये आपने अभी तक जान लिया कि कितने तरह के एपोमिक्सिस हैं। स्पोरोफाइटिक, गैमेटोफाइटिक, डेवलपमेंटल पैटर्न पर, ऑन द बेसिस ऑफ साइट पर, रिकूरेंट, नॉन रिकूरेंट, एडवेंटेटिव, हैप्लो। अब आज अगर कोई पूछे कि पार्थेनोजेनेसिस वास्तव में क्या है, तो आपके अनुसार एपोमिक्सिस है। ये बात ध्यान रखेंगे। जेनेटिक बेसिस, आखिर इसके जेनेटिक सिस्टम, क्योंकि आज अगर इसकी जेनेटिक सिस्टम हम नहीं जानेंगे तो भविष्य में हम एपोमिक्टिक सीड नहीं बना सकते हैं, एपोमिक्टिक के सीड के इंपॉर्टेंस को नहीं जानते हैं। कहता है कि ऑल द प्रोजेनी ऑफ द प्लांट शुड बी एपोमिक्टिक सो दैट प्रोजेनी हैव द सेम जीनोटाइप एज मैटरनल पेरेंट। मां की तरह होगा। अगर आम के केस में एपोमिक्सिस हो रहा है तो मालदा से मालदा आम पैदा होगा। यानी तो मालूम है क्या होगा, मालदा आम खरीद लीजिए बाजार से, खाना उसको खा लीजिए और उसके बीज को ले जाके जमीन में गाड़ दीजिए, माना कि आपका पौधा हो गया, आम भी हो गया। लेकिन मालदा आम इतना बड़ा और उससे निकलने वाला आम इतना बड़ा, क्योंकि सेक्सुअली रिप्रोडक्शन नहीं मानता, लॉस हो जाता है कैरेक्टर का। पूछ के देखेंगे। और उसी सब छोटे आमों को बीजू आम कहते हैं हम लोग, इसलिए वहां वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के द्वारा उसको हम लोग तैयार करते हैं, कलम लगाते हैं आम का। लेकिन अगर एपोमिक्टिक सीड बना दें हम उसका, तो क्या होगा? तो एपोमिक्टिक सीड बनने से फायदा होगा कि जैसा आम मालदा जिस किस्म का होगा, उसका जो बीज होगा उसी किस्म का पैदा करेगा। इसीलिए यहां लिखा हुआ है कि सेम जीनोटाइप, द एपोमिक्टिक जीनोटाइप शुड प्रेफरली बी फुल्ली मेल, फर्टाइल एंड सेल्फ इनकम्पैक्टिबल एंड रिप्रोड्यूस वाया स्यूडोगैमी। कि अगर एपोमिक्टिक जीनोटाइप का प्लांट्स जो होता है वो स्यूडोगैमी के द्वारा रिप्रोड्यूस करता है, क्योंकि उसके मेल फर्टाइल होते हैं लेकिन सेल्फ इनकम्पैक्टिबल होते हैं। आप इनकम्पैक्टिबिलिटी भी पढ़े हुए हैं पॉलिनेशन। In the case of diplospore, chromosomes should not pair recombine during the first meiotic division. इसी को हमने कहा था aberration of meiosis, which may give rise to variation among the progeny. कि जब पेयरिंग ऑफ क्रोमोजोम मियोसिस के दरमियान नहीं होगा तो क्या होगा? क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, तो जीन का वेरिएशन नहीं होगा। इसलिए क्या होगा? वो प्रोजेनी में वेरिएशन की चांसेस कम होगी, ना के बराबर होगी, या कभी कभी हो भी सकती है। एपोमिक्सिस शुड बी डोमिनेंट ओवर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ध्यान दें, यूजुअली एपोमिक्सिस इज गवर्न बाय 2 और मोर जीन। कि ये क्या है कि एपोमिक्सिस शुड बी डोमिनेंट ओवर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यूजुअली एपोमिक्सिस इज गवर्न बाय 2 और मोर जीन। एक्सप्रेशन ऑफ एपोमिक्सिस शुड बी लिटिल अफेक्टेड बाय इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के द्वारा भी अफेक्ट होता है। परवल को जहां पर परवल अलग अलग जमीन पर परवल लगेगा, क्योंकि परवल में भी क्या है? सीड नहीं है। अच्छा, जो आप लोग खाते हैं वो उसमें सीड रहता है, यही सोच रहे हैं ना? वो सीड वायबल नहीं है। कई दिन बताता हूं, सीड नहीं है कहने का मतलब सीड की आकृति नहीं देखी। सीड वायबल नहीं है। परवल की खेती उसके लत्तर से होती है, पूछ के पता करके देखिएगा, स्टेम से। जेनेटिक बेसिस ऑफ एपोमिक्टिक सिस्टम, कि क्या है इसकी एपोमिक्टिक सिस्टम और कैसे एपोमिक्टिक लाइन को हम लोग डेवलप कर सकते हैं। एपोमिक्टिक लाइन कैन बी डेवलप बाय द फॉलोइंग 3 डिफरेंट अप्रोच। पहला है जीन ट्रांसफर फ्रॉम वाइल्ड स्पीसीज। वाइल्ड स्पीसीज से हम जीन ट्रांसफर कर लें, जैसे ट्राइस्पेकम डैक्टियोलाइड्स मेज में ट्रांसफर किया गया है। पॉन्सेटिया ओरिएंटली को पर्ल मिलेट में ट्रांसफर किया गया। हम लोग चाह रहे हैं पर्ल मिलेट को एपोमिक्टिक बनाना, या तो म्यूटेशन इंड्यूस किया जाए, तो इंड्यूस म्यूटेशन के द्वारा। अब ये सारी धीरे धीरे देखिए हम जेनेटिक्स बोलना शुरू कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसीलिए पढ़ाया गया था कि मैं धीरे धीरे जेनेटिक्स की ओर मूव करूं। तीसरा, आइसोलेशन ऑफ एपोमिक्टिक रिकम्बिनेंट फ्रॉम
इंटर स्पेसिफिक क्रॉस, यानी क्रॉस करा करके हम पैदा कर सकते हैं, म्यूटेट करा के पैदा कर सकते हैं, या जीन ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। ये 3 बेसिस है। और अब म्यूटेशन तो हम करा सकते हैं लेबोरेटरी में, लेकिन नेचर में भी होता है, उसको हम लोग कहते हैं स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, तो अपने आप भी हो सकता है, हो जाता है। इस तरह का इफेक्ट हम लोगों ने सॉर्गम में देखा है। सॉर्गम क्या है? बाजरे की वैरायटीज है। गेहूं के केस में हमने एपोमिक्टिक रिकम्बिनेशन इंटर स्पेसिफिक केस के द्वारा पैदा करने की कोशिश किया है ट्रिटिकम एस्टिवम में, और एवेना सटाइवा जई और गेहूं के बीच, जौ हॉर्डिकम वाल्गेयर एंड गेहूं ट्रिटिकम एस्टिवम, इन लोगों की क्रॉस कराकर हम एपोमिक्टिक सीड बनाना चाह रहे हैं। देखिए कितनी सफलता मिलती है। अब एडवांटेज, ओब्लिगेट एपोमिक्सिस परमिट फिक्सेशन ऑफ हेटेरोसिस इन द हाइब्रिड। अब यहां 3 बात पूछेंगे। ओब्लिगेट आप जानते होंगे, हेटेरोसिस कहता है कि 2 पेरेंट अगर आपस में क्रॉस करें और दोनों पेरेंट के क्वालिटी से बेहतर उनके बच्चों की क्वालिटी हो, तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं हेटेरोसिस। लेकिन 2 पेरेंट आपस में क्रॉस करें और दोनों के खराब गुण बच्चों में डोमिनेंट कर जाएं, इसको कहते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो हेटेरोसिस, तो हमेशा जब हम लोग फसल तैयार करते हैं तो उसके लिए जो क्रॉस ब्रीडिंग कराते हैं वो हेटेरोसिस कराते हैं, ताकि उन्नत किस्म के फसल आए, उन्नत किस्म के बीज बने। तो कहता है कि ऑब्लिगेट एपोमिक्सिस परमिट फिक्सेशन ऑफ हेटेरोसिस इन द हाइब्रिड। समझ गए? देयरफॉर द फार्मर कैन रीसो द सीड प्रोड्यूस बाय एपोमिक्टिक हाइब्रिड जनरेशन आफ्टर जनरेशन। कहानी आपको समझ में नहीं आ रही होगी। अगर आप किसान फार्मर बैकग्राउंड, अगर आपके घर में खेती वगैरह होती होगी, तो आप एक बात जरूर जानते होंगे कि किसान गेहूं का सीड लगाता है, और किसान कहता ये है कि अगर गेहूं के सीड की अगर नई वेराइटी, नई किस्म अगर बाजार से हर साल उन्नत किस्म नहीं खरीद के लाएंगे तो मेरा यील्डिंग नहीं होगा। अब पूछेंगे तो वो जवाब देंगे कि जिस साल हम गेहूं बाजार से खरीद के लाते हैं और रोपते हैं, उस समय उसकी यील्डिंग एक साल बहुत अच्छी होती है, और अगले साल अगर उसी को बीज बना के रोपते हैं तो यील्डिंग धीरे धीरे गिरने लगती है, रिड्यूस होने लगती है, यानी उसकी जो कैरेक्टर है वो धीरे धीरे सेग्रीगेट करने लगता है। यह हाइब्रिड सीड की क्वालिटी है, जो कि एक ड्रॉबैक है कि किसानों को, अब जैसे मान लीजिए किसान का गेहूं 19 रुपया किलो बिक रहा है और 56 रुपया किलो किसान को बीज खरीदना होता है, 100 रुपया किलो किसान को बीज खरीदना होता है, तो इसलिए किसान के लिए खेती थोड़ी सी कष्टप्रद हो जाती है। इसी बात को हम लोग खत्म करने के लिए एपोमिक्सिस पर फोकस कर रहे हैं, और मैं भी ज्यादा फोकस कर रहा हूं, क्या आप समझे? तो एपोमिक्टिक सीड की एडवांटेज ये होगी कि उनमें उनकी क्वालिटी गिरने का चांस नहीं रहेगा। एक बार अगर सीड ले लिया गया, उसको बारंबार अगर हर साल रीशो किया जा रहा है, बार बार किया जा रहा है, फिर भी उसकी क्वालिटी नहीं गिरेगी। यही बात मैं यहां समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ऑब्लिगेट एपोमिक्सिस परमिट फिक्सेशन ऑफ हेटेरोसिस इन द हाइब्रिड, देयरफॉर द फार्मर कैन रीशो द सीड प्रोड्यूस्ड बाय एपोमिक्टिक हाइब्रिड generation after generation. Are you understand? The second point, the new hybrid variety could be multiplied from few hybrid seed in the same manner as pure line. This generally greatly simplify hybrid seed production. क्या hybrid seed production में भी ये भाग लेगा? Even such parent that flower at different time may be crossed in a greenhouse to obtain few hybrid seed. क्योंकि इनकी ग्रीन हाउस के अंदर भी रिप्रोडक्शन और अलग अलग सीजन में भी हम करा सकते हैं, जबकि हाइब्रिड के साथ, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग हाइब्रिड के साथ ऐसा संभव नहीं है। द न्यूक्लियस सीड ऑफ द हाइब्रिड वेराइटी, या न्यूक्लियस सीड यानी न्यूक्लियर हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा बना हुआ सीड, द न्यूक्लियस सीड ऑफ द हाइब्रिड वेराइटी कैन बी कन्वेंशनली मेंटेन एज ए हाइब्रिड वेराइटी। ये देखिए वही बात जो हम समझा रहे हैं उसको यहां डिपिक्ट, कि अभी जो हम लोग हाइब्रिड बनाते हैं उसकी टेक्नोलॉजी ये है, मेल के साथ फीमेल को कराते हैं, और इससे ये F1 हाइब्रिड, और इससे सीड बना, और ये सीड क्या करता है, सालों साल लॉस ऑफ यील्ड। देखिए अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये बड़ा हो गया, कुछ छोटे हो गए। ये जेनेटिक्स में जानिएगा क्यों छोटे हो गए।
तो ये अगर हाइब्रिड बनाए, जो किसानों को हम लोग सप्लाई करते हैं या सप्लाई हो रहा है, तो वो क्या होगा, एक साल वो बीज रोपेगा, अच्छा उपज होगा, अगले साल धीरे धीरे उसकी क्वालिटी गिरती जाएगी। लेकिन हमारा गोल क्या है, हमारा टारगेट क्या है एपोमिक्टिक सीड बनाने का? तो यहां देखिए क्रॉस कराया हमने, एक बार सुपीरियर पेरेंट है और दोनों पेरेंट का क्रॉस कराए, तो F1 हाइब्रिड देखिए कैसा आया, दोनों से बेहतर आया। हेट्रोसिस रिटेन किया, और हेट्रोसिस रिटेन करने के बाद क्या हुआ, सालों दर साल देखिए एकदम उसकी क्वालिटी प्रिजर्व है, किसानों को कोई लॉस नहीं है। अब आपको समझ में आया? अगर आप एनसीईआरटी पढ़े होंगे तो बात समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं, और नहीं अगर आप पढ़े होंगे तो आप बोल रहे होंगे फालतू में बोले जा रहे हैं। Advantage of apomixis in plant breeding. Rapid multiplication of the genetically uniform individual can be achieved through without risk of segregation. कि एक तरह के पौधे बनेंगे, एक तरह के फ्लावर आएंगे, एक तरह के उसके बीज होंगे, सारे बीज एक आकार के होंगे। हेट्रोसिस और हाइब्रिड फिगर कैन बी परमानेंटली फिक्स्ड, समझ रहे हैं? प्लांट दस नो प्रॉब्लम फॉर रिकरिंग सीड प्रोडक्शन इन F1 हाइब्रिड्स। इफिशियंट एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द मैटरनल इफेक्ट, के मैटरनल इफेक्ट को हम लोग इफिशियंटली प्रोड्यूस कर सकते हैं। इंटरप्शन नहीं होगा पोलन ग्रेन का। इफ प्रेजेंट इज द पॉसिबल फ्रॉम द जनरेशन टू जनरेशन। होमोजाइगस इनब्रीड लाइन as the corn can be rapidly developed as the produce sector of the diploid tissue and the occasional fertile gamete and seed. प्रॉब्लम क्या क्या आता है एम्पिमिक्सिस का? रैपिड प्रोडक्शन ऑफ प्योर लाइन, एम्पिमिक्सिस एंड प्लांट ब्रीडिंग, कि प्लांट ब्रीडिंग में ये कैसे हेल्प करता है? रैपिड प्रोडक्शन ऑफ प्योर लाइन, एपोमिक्सिस इफेक्टिव मीन्स फॉर रैपिड प्रोडक्शन इन प्योर लाइन, मेंटेनेंस ऑफ सुपीरियर जीनोटाइप, कंजर्वेशन ऑफ हेट्रोसिस। सारी बात मिला जुला के कंजर्वेशन ऑफ हेट्रोसिस। ड्रॉबैक क्या है इसका? एपोमिक्सिस इज द वेरी कॉम्प्लिकेटेड फेनोमेनन। एस्टिमेशन ऑफ द लेवल ऑफ द फैकल्टेटिव एपोमिक्सिस इज द टीडियस एंड टाइम कंज्यूमिंग। हाँ, ये बात है कि इसको बनाना आसान नहीं है, टीडियस है और बहुत समय लेता है। इन द केस ऑफ फैकल्टेटिव एपोमिक्टिक, the proportion of sexual progeny is affected by environment factor like the day length and temperature. क्योंकि ये जो है ये भी अफेक्ट होते हैं, फैकल्टेटिव ऑब्लिगेट नहीं। फैकल्टेटिव एपोमिक्टिक जो है वो टेम्परेचर यानी एनवायरमेंटल कंडीशन से अफेक्टेड होते हैं। इन द absence of morphological marker link with the apomictic development, maintenance of apomictic stock become difficult. क्योंकि आपने एपोमिक्टिक सीड बनाया, उसका स्टॉक बनाया, लेकिन वो क्या होंगे, सेक्सुअल के साथ मिल जाएंगे, तुरंत हाइब्रिड बना लेंगे, क्योंकि वो फैकल्टेटिव है। पार्शियली कुछ हद तक ही वो एपोमिक्टिक है, लेकिन ऑब्लिगेट में ये परेशानी नहीं है। द जेनेटिक बेसिस ऑफ एपोमिक्सिस नॉट क्लियर इन मोस्ट केस। हमने केवल 2-4 का एग्जाम्पल दिया कि इसमें बना सकते हैं, उसमें बना सकते हैं, लेकिन जिस तरह न्यूक्लियर जेनेटिक्स या न्यूक्लियस के बारे में, प्रत्येक स्पीशीज के बारे में जानकारी है, तो एपोमिक्टिक के कौन कौन जीन है किस ऑर्गेनिज्म में, इसकी जानकारी हमें पूरी नहीं है। अब चलते चलते थोड़ी सी बात आप पॉलीएम्ब्रियोनी का जाने, क्योंकि एपोमिक्सिस आपने जाना, मेरी काम खत्म हो गई, लेकिन जान ले पॉलीएम्ब्रियोनी क्या है। द ऑकरेंस ऑफ द मोर देन वन एम्ब्रियो इन द सीड इज नोन एज पॉलीएम्ब्रियोनी। पहले बोल चुका हूं। The phenomenon was initially discovered by Leeuwenhoek. Polyembryony is quite common among the conifer gymnosperm, क्योंकि एंजियोस्पर्म में ट्रू polyembryony नहीं होता। But the many species of the both dicot and monocot exhibit this phenomenon. Ernst and Sniffers classify the polyembryony in the two types, the true and the false polyembryony, and the true polyembryony may be subdivided into cleavage and adventitious polyembryony. कहता है कि द प्रोडक्शन ऑफ द एम्ब्रियो विद इन और बाई प्रोजेक्टिंग इनटू सिंगल एम्ब्रियो शैक, इस टर्म इज ट्रू, कि एक ही एम्ब्रियो शैक के अंदर एक से ज्यादा एम्ब्रियो का निर्माण, ट्रू पॉलीएम्ब्रियोनी। द सेल ऑफ द न्यूसिलस और द इंटेगमेंट, बट जनरली दे कम इनटू विद इन द एम्ब्रियो शैक। चाहे वो न्यूसिलस का सेल हो या इंटेगमेंट का, वो प्रोट्रूड करता है और एम्ब्रियो शेक को फाड़ करके उसके अंदर घुस जाता है। तो एम्ब्रियो शेक का अपना एक एम्ब्रियो ओरिजिनल जो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन से बना है,
और एक ये एपोमिक्सिस से बना, तो 2 एम्ब्रियो हो गया, एक से ज्यादा हो गया पॉलीएम्ब्रियोनी, ट्रू पॉलीएम्ब्रियोनी। बहुत आसान चीज है। False polyembryony, this type include the case in which 2 or more embryo are formed as a result of the development of aposporic embryo sac। एम्ब्रियो सैक भी ज्यादा बन जाए और एम्ब्रियो भी ज्यादा बन जाए। अब एक क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी, where the embryo arises within the embryo sac either by cleavage of egg and form the synergid antipodal or endosperm। Such kind of the condition occur in the gymnosperm conifer। देखिए एक एम्ब्रियो है, ये 3 भाग में क्लीव हो गया, 3 एम्ब्रियो का निर्माण कर लिया। एडवेंटेटिव एम्ब्रियो, यह पॉलीएम्ब्रियोनी यही जो है सो एंजियोस्पर्म में देखा जाता है, पीछे वाला जिम्नोस्पर्म में था। Where the embryo sac arises from tissue lining outside of the embryo sac। देखिए यहाँ एक क्या है, एम्ब्रियो सैक के अंदर ये अपना एम्ब्रियो बना हुआ है, ओरिजिनल एम्ब्रियो बना है, इसके नीचे ये इंडोस्पर्म की टिश्यू दिखाई पड़ रहा है, इसे हम लोग कहते हैं नॉर्मल एम्ब्रियो कहा हुआ है। और दूसरा देखिए यहाँ एम्ब्रियो आप ध्यान से कि बन रहा है, ये कहाँ, न्यूसिलस में ये बन रहा है, ये आकर के यहाँ प्रोट्रूड करेगा। पॉलीएम्ब्रियोनी का ये केस स्पष्ट, बहुत ही प्रोनाउंस केस है। साइट्रस के अंदर ये दिखाया गया है कि कैसे ये पॉलीएम्ब्रियोनी होता है, और इसको कहते हैं हम लोग एडवेंटेटिव पॉलीएम्ब्रियोनी। मैंगो और साइट्रस में यही पॉलीएम्ब्रियोनी देखा जाता है, और एडवेंटेटिव शब्द को आप आसानी से समझ रहे हैं, इसलिए मुझे ज्यादा स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं है। Cause of polyembryony, many theories have been proposed to explain the occurrence of the polyembryony by different workers in different types। Some of the important theory are given below। पहला है नेक्रो हार्मोन थियरी। नेक्रो हार्मोन थियरी कहती है कि जिस समय न्यूसिलस के सेल स्टिमुलेट हो रहे होते हैं, उस समय न्यूसिलस जो के हार्मोन उनको इंड्यूस कर देते हैं। कि दिस थियरी इंडिकेट दैट द डिजेनरेटिंग सेल ऑफ द न्यूसिलस एक्ट एज ए सोर्स ऑफ स्टिमुलस फॉर द एडजेसेंट सेल टू डिवाइड एंड फॉर्म द एडवेंटेटिव एम्ब्रियो। क्योंकि न्यूसिलस का तो मेन काम क्या रहता है, उनको भोजन प्रदान करना, मेगास्पोर मदर सेल को, तो वो तो धीरे धीरे डीजेनरेट करेंगे, और डीजेनरेशन के समय उनके कुछ ऐसे सिग्नल निकलते हैं, ऐसे कुछ हार्मोन्स निकलते हैं, नेक्रो हार्मोन्स, जो एडजेसेंट बगल वाले सेल को स्टिमुलेट कर देते हैं, और वो माइटोटिकली डिवाइड करने लगते हैं और एम्ब्रियो का रूप धारण कर लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन थियरी, अकॉर्डिंग टू दिस थियरी द ऑकरेंस ऑफ द मल्टीपल एम्ब्रियो इज ड्यू टू द हाइब्रिडाइजेशन। The recombination of gene takes place during the process of hybridization, forming the single unit that give rise the multiple embryo। कि जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से हो जाता है। अब आइए ओरिजिन ऑफ पॉलीएम्ब्रियोनी, जिस तरह आपने ओरिजिन ऑफ एम्फीमिक्सिस देखा था, बहुत सिंपल बात है। ओरिजिन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम अदर एम्ब्रियो सैक इन द ओव्यूल, कि एक ही ओव्यूल में क्या हो, एक से ज्यादा एम्ब्रियो सैक बन जाए। एक कंडीशन ये होगा कि sometime the polyembryony occur due to the presence of the multiple embryo sac within an ovule। They may arise from, कहां से arise हो सकता है, the derivative of the same megaspore mother cell from 2 or more megaspore mother cell from nuclear cell। origin of embryo from endosperm, endosperm से भी origin हो सकता है embryo का। origin of embryo from cell outside of embryo sac, ये important है। The embryo sac also develop from the cell of the nucellus and integument। पीछे भी बता चुके हैं, साइट्रस और मैंजीफेरा इंडिका आम में। Origin of embryo from synergid और एंटीपोडल सेल, तो synergid एंटीपोडल सेल हो गया, इसके अलावा embryo sac के बाहर हो गया, इसके साथ इंडोस्पर्म हो गया, और एक ही ओव्यूल में एक से ज्यादा एम्ब्रियो सैक का बनना हो गया। तो 1 2 3 4 कॉज है। कहता है कि द एम्ब्रियो में आल्सो बी प्रोड्यूस फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो सैक सच एज सिनर्जिड एंड एंटीपोडल सेल। बिल्कुल समझने वाली बात है, कहीं विशेष बात नहीं है। इन मोस्ट केस द सिनर्जिड बिकम एग लाइक टू फॉर्म द एम्ब्रियो विद और विदाउट फर्टिलाइजेशन। मतलब कि ये दो बातें यहाँ है, सिनर्जिड और एंटीपोडल सेल, लेकिन देखा गया ज्यादातर सिनर्जिड सेल ही
एडिशनल एम्ब्रियो का निर्माण करता है, लेकिन कहता है कि एंटीपोडल सेल बहुत ही रेयर, प्रोडक्शन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द एंटीपोडल सेल आर वेरी रेयर। इंपॉर्टेंस, न्यूसिलर एम्ब्रियो आर सपोज टू बी फ्री फ्रॉम डिजीज। जानने वाली बात है कि न्यूसिलर सेल से बना हुआ एम्ब्रियो डिजीज फ्री होता है। प्रोपोगेशन ऑफ द फ्रूट ट्री सच एज द साइट्रस एंड मैंगो, कि ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जैसा है काम ये भी करता है। एप्लीकेशन ऑफ एडवेंटेटिव एम्ब्रियो इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोवाइडिंग जेनेटिकली यूनिफॉर्म सीडलिंग ऑफ फ्रूट ट्री। कई बार बोल चुके हैं, एक ही तरह के मतलब सारे सीड होंगे, एक ही तरह के सारे फ्रूट होंगे, कमर्शियल वैल्यू बढ़ जाएगा। कैन बी यूज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ होमोजाइगस डिप्लॉयड, हाँ होमोजाइगोसिटी क्रिएट करने में यूजफुल होगा। आर्टिफिशियल प्रोडक्शन ऑफ दिस एम्ब्रियो फ्रॉम द एग और सिनर्जिक, आर्टिफिशियली प्रोड्यूस होगा। आप जानते होंगे आपके यहाँ सीडलेस मैंगो आ रहा है, तो आप सोच कर देखें क्या है वो। चले, बातें सारी आप लोगों ने समझी कि पॉलीएम्ब्रियोनी क्या है और एपोमिक्सिस क्या है। अब मैं बहुत टाइम आपका नहीं ले रहा हूं, थोड़ी सी बात ये कह के अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। ओवरव्यू, पॉलीएम्ब्रियोनी एपोमिक्सिस। पॉलीएम्ब्रियोनी क्या है? फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो फ्रॉम सिंगल फर्टिलाइजेशन। बार बार मैं एक ही बात को कहते रहता हूं वीडियो के अंदर, इसलिए कि अगर ध्यान दे करके भी वीडियो नहीं सुन रहे हैं, फिर भी मेरी बातों को 5 बार आपके कान में जाए। एपोमिक्सिस, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच सीड डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन। दोनों में अंतर समझ में आया कि फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो, पॉलीएम्ब्रियोनी, एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच सीड डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन, एपोमिक्सिस। वन जाइगोट वन एम्ब्रियो, नो जाइगोट, सीडलिंग आइडेंटिकल फ्रॉम सिंगल जाइगोट बट नॉट क्लोन ऑफ पेरेंट प्लांट। सीडलिंग जेनेटिकली आइडेंटिकल एंड आल्सो क्लोन फॉर पेरेंट प्लांट। एग्जाम्पल मैंगो, सिट्रस, ऑनियन, एस्टेरेसी एंड ग्रासेस। तो इस प्रकार आप लोगों ने यह बातें देखी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट एंड रिप्रोडक्शन अमंग ऑर्गेनिज्म, इस 2 चैप्टर को मैंने खत्म किया। अब इस पर अगर आपका फीडबैक आता है, आप जितना हो सके उतना सवाल आज से कल तक व्हाट्सएप पर पूछें, क्योंकि उससे यह फायदा होगा कि मैं एक वीडियो और आपको देना चाहता हूं जिसमें मैं केवल प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा, जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा था, और इसके बाद फिर रिमेनिंग रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी की मैं बात करूंगा, जिसमें कि आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन और ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये 2 होगा। तो इस तरह से ये मैं समझता हूं कि 5-6 वीडियो में हमने आपको पूरी चैप्टर को समराइज किया है। आप 1 बार 2 बार 3 बार देख लें, जितना भी तरह की आपके पास किताबें हैं उनकी सवालों को देख लें, और तब हमको थोड़ा सा फीडबैक दें, क्योंकि आप लोग एकदम सुस्त हैं। अब नहीं जानता हूं कि मैं क्यों सुस्त हैं, हो सकता है कि आपको बातें नहीं समझ में आ रही हो या समझना नहीं चाह रहे हो, क्योंकि कोई बहुत कम बच्चे हैं, मोस्टली 40% बच्चे जो हैं वो फीडबैक देते हैं, क्वेश्चन पूछते रहते हैं, 12 बजे रात तक क्वेश्चन पूछते रहते हैं। लेकिन 60% लोग जिन्हें मैं पर्सनली जानता हूं, ऐसा नहीं है कि मैं किसी को भूल रहा हूं, उनका कभी तक कोई, क्योंकि आपको सबको मालूम है कि सारे लोगों का नाम हमको याद रहता है। थैंक्स।